जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण वायुमंडल का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वायुमंडल के कितने प्रकार हैं, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें कौन कौन सी है, वायुमंडल का महत्व क्या है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मैं उन पॉइंटों को भी क्लियर करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल क्या होता है। जैसे कि हम लोग वायुमंडल में रहते हैं, आप नाम भी लेते होंगे कि समस्त जीवधारियाँ, समस्त पादप वायुमंडल में निवास करते हैं। तो आखिर में वायुमंडल क्या होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए, वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। देखिए, वायुमंडल, वायु यानी हवा, मंडल, हवा, वायु का मतलब हवा, मंडल का मतलब क्या है? मंडल का मतलब समूह, मंडल का मतलब समूह यानी वायु का समूह। हिंदी देखिए, कभी कभी हिंदी से भी आप समझ सकते हैं, कभी कभी। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उसका अर्थ नहीं है तो आप नहीं निकालेंगे, आप अपने समझने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप लॉन्ग टाइम तक याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं। जैसे वायुमंडल, वायुमंडल जैसे वायु का मतलब हवा, मंडल का मतलब समूह, यानी क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। अब देखिए, हवा का समूह यानी वायु का समूह। अब देखिए, वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। यानी वायु का वह आवरण, वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। यानी कह रहा है कि वायुमंडल क्या है? वायु का आवरण है, वायु का समूह है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे हम लोग हैं, हम यहाँ हैं, तो हमारे चारों ओर क्या है? इस यह पृथ्वी है जहाँ हम खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है, और ये वही वायु क्या है? हमारा वायुमंडल है। अब अगली लाइन देखिए, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग भूपृष्ठ, भू माने पृथ्वी, भू मतलब भूमि, पृष्ठ मतलब सतह, यानी भूमि के सतह से 32,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का, देखिए जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल का जो पूरा द्रव्यमान है ना, तो वायुमंडल के पूरे द्रव्यमान का 99% भाग, यानी वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का, यानी ये जो वायुमंडल की हम लोग बात कर रहे हैं, जो वायुमंडल का नाम सुन रहे हैं, इस वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग ना भूपृष्ठ यानी भूमि के सतह से 32,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी सिर्फ वायुमंडल का 99% भाग, यानी जो वायुमंडल का द्रव्यमान है ना, आखिर में ये द्रव्यमान कहाँ तक है? तो सिर्फ पृथ्वी से, भूपृष्ठ से, यानी भूमि की सतह से 32,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी आप ये जो वायु दाब देख रहे हैं ना, वायु का प्रेशर, ये कहाँ तक है? तो पृथ्वी से केवल 32,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है यह वायु का प्रेशर, उसके बाद नहीं पाया जाता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर में वायुमंडल है वह पृथ्वी से अटैच है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो अपने तरफ खींच कर रखती है। अब देखिए, अगला है वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन वायु विज्ञान, एरियोलॉजी कहलाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन, देखिए वायुमंडल का ऊपरी परत यानी वायुमंडल का ऊपर और वायुमंडल का नीचे, यानी जब आप वायुमंडल का ऊपरी परत का अध्ययन करेंगे तो वह किसके अंतर्गत करेंगे? तो वायु विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो वही कह रहा है, वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन यानी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से का अध्ययन क्या कहलाता है? एरियोलॉजी, वायु विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, वायुमंडल के निचली परत का अध्ययन यानी वायुमंडल के निचली सतह का अध्ययन क्या कहलाता है? ऋतु विज्ञान यानी मेट्रियोलॉजी कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, ये तो रहा हम लोगों का परिभाषा, ये तो क्या रहा हम लोग की परिभाषा और कुछ पॉइंट, कुछ मुख्य पॉइंट। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। जैसे कि मैं कहूँ कि इस मकान को बनाने में क्या क्या लगा है, तो आप कहेंगे कि सीमेंट लगा है, बालू लगा है, गिट्टी लगा है, छड़ लगा है, ईंट लगा है, पानी लगा है, यानी तमाम प्रकार के चीज़ लगे हुए हैं, तमाम प्रकार की पदार्थ लगे हुए हैं, तो इस घर का निर्माण हुआ है। मैं कहूँ
मैं कहूँ कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, तो वायुमंडल का निर्माण गैसें करती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर इस वायुमंडल का निर्माण करती है। तो देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए, वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। देखिए, पहला है नाइट्रोजन। आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, आप बचपन से ही याद करते आए हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। तो देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है 78.07%। अब देखिए ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन लगभग 21% और आर्गन 0.93% एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। एक बार और देखिए, नाइट्रोजन 78% लगभग में नाइट्रोजन, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 21%, आर्गन 0.93% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। देखिए, ये पूरा वायुमंडल है, इस फिगर को देखिएगा, ये पूरा हम लोगों का क्या है वायुमंडल है। और जितना ये N2 है ना, ये नाइट्रोजन का हिस्सा है। देखिए, इस घेरे में देखिए, ये बड़ा वाला हिस्सा क्या है नाइट्रोजन है, और इससे थोड़ा सा ये क्या है, ये O2 है यानी ऑक्सीजन है, और ये थोड़ा क्या है, देखिए नाइट्रोजन 78% यानी ये बड़ा हिस्सा है। अब देखिए, ऑक्सीजन यानी 21%, तो ये थोड़ा कम है। आर्गन 0.93% में है, और CO2 एकदम थोड़ी मात्रा में है। तो देखिए, ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है। यदि वायुमंडल में गैसों का अनुपात दिखाना हो एग्ज़ाम में या कहीं, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा फिगर को। अब देखिए, बात करते हैं वायुमंडल के निचली परत और वायुमंडल के ऊपरी परत। तो देखिए, आप जानते हैं कि भारी चीज़ें, जैसे कि आप देखिए, पानी लीजिए, पानी में बालू डालिए, क्या होगा, बालू धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, अचानक नीचे बैठ जाएगा कि नहीं। गेहूँ डालिए, गेहूँ क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। यानी जब आप किसी चीज़ में, यानी किसी टैंक में या कुछ में कह सकते हैं, या ग्लास में या कुछ में आप डालेंगे बालू, तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा ना, यानी वो पेंदी में बैठ जाएगा। और यदि मैं फोम डालिए, रुई डालिए, तो क्या वो नीचे आएगा, नहीं आएगा, वो पानी के सतह पर तैरता रहेगा। यानी फोम को यदि आप डालेंगे पानी पर तो वो डूबेगा, नहीं डूबेगा। तो हल्की चीज़ों को डालेंगे तो वो पानी में नहीं डूबेगा, और भारी चीज़ों को डालेंगे तो वो पानी में डूब जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पर लगाना है, वही चीज़ कह रहा है। वायुमंडल के निचली परत, यानी वायुमंडल के निचली परत में भारी गैसें पाई जाती है, यानी वायुमंडल के निचले मंडल में निचली सतह में क्या पाया जाता है, भारी गैसें पाई जाती है। तो भारी गैसें कहाँ पाई जाती है, भारी गैसें नीचे पाई जाती है, और जो हल्की गैसें हैं वो हल्की गैसें ऊपर पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि वायुमंडल के ऊपरी मंडल या ऊपरी परत में क्या पाई जाती है, हल्की गैसें पाई जाती है, और वायुमंडल के निचली परत में भारी गैसें पाई जाती है। अब एक बात ध्यान में देना कि नीचे से यदि ऊपर जाएंगे, यदि वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व क्रमशः घटता रहता है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे, तो वायुमंडल का जो घनत्व होगा ना, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। यानी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, वायुमंडल का घनत्व वैसे नीचे डाउन होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि नीचे से ऊपर जाने में वायुमंडल का घनत्व क्या होता है, कम होता रहता है, क्रमशः कम होता रहता है। अब देखते हैं वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, हम लोग को पढ़ाया जाता है कि क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल। तो हम लोग को बता दिया जाता है कि वायुमंडल 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो बताना हो हम लोग को बता दिया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आखिर में जो ये वायुमंडल का वर्गीकृत किया गया है, या किन आधारों पर किया गया है। तो देखिए, इनको ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि हमारे शरीर का अध्ययन करने के लिए, हम लोगों के अंदर का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसानी से अपने आप को अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उत्सर्जन तंत्र का अलग अध्ययन करते हैं, उस उत्सर्जन तंत्र का अलग, पाचन तंत्र का अलग, परिवहन तंत्र का अलग, श्वसन तंत्र का अलग। यानी सब कुछ अपनी आसानी चीज़ के अपने आप को आसान बनाने के लिए हम लोग शरीर के अलग अलग भागों का अध्ययन करते हैं। एक बार में नहीं अध्ययन हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग अध्ययन करते हैं अलग अलग भागों को।
वैसे ही देखिए इसको, वैसे ही ऊंचाई के आधार पर, यानी आसान चीज़ बनाने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए, हर एक चीज़ को अच्छे से जानने के लिए, वायुमंडल को सुविधा के लिए, एक तरफ से कहिए कि सुविधा के लिए वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। सुविधा के लिए वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। यानी ये क्या है, ये ऊंचाई के आधार पर है। यानी इतना ऊंचा है तो इसका ये नाम, इससे थोड़ा ऊंचा है तो इसका ये नाम, फिर उससे ऊंचा है तो उसका ये नाम, ऐसे ही इनका नाम दिया गया है। अब देखिए पहला है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो देखिए ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, जिसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश याद करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी एग्जामों में, कभी कभी कंपटीशन में क्या करता है ना कि आपको हिंदी ना देकर इंग्लिश ही दे देगा। तो आप जब इंग्लिश जानेंगे तभी आप क्या करेंगे, लगा पाएंगे। अब देखिए एक एक चीज़, एक एक लाइन को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल है। एकदम कॉपी में लिखते जाइए। देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी जो क्षोभ मंडल होता है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो आपसे पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या नाम देते हैं? तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। अब देखिए अधोमंडल, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल। अब देखिए क्षोभ मंडल को और कितने नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोगों का नाम होता है, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, दोस्त कुछ और नाम दे देते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग नाम होता है, लेकिन नाम आप वही रहते हैं। जैसे मैं ही हूँ, लेकिन स्कूल का नाम थोड़ा अलग, दोस्तों ने कुछ अलग नाम दिया, घर वालों ने कुछ अलग नाम दिया। तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरा नाम बदल रहा है। तो नाम बदलने से नहीं है, मैं ही हूँ। तो उसी तरह अब देखिए क्षोभ मंडल का नाम बदल गया तो क्षोभ मंडल नहीं बदल गया, क्षोभ मंडल वही है, लेकिन इसके गुण के आधार पर, इसके कार्य करने के आधार पर, यहाँ पर जो घटनाएं घटती है उसके आधार पर इसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो देखिए क्षोभ मंडल क्या है, इसको अधोमंडल के भी नाम से जानते हैं, परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं, और संवहन मंडल के भी नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल, अधोमंडल, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, 4 नाम हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए हमेशा ऊंचाई एक विषुवत रेखा से नापी जाती है, एक ध्रुव से नापी जाती है। एक ध्रुव से नापी जाती है और एक विषुवत रेखा से नापी जाती है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो देखिए यदि क्षोभ मंडल को यदि ध्रुव से नापेंगे ना तो 8 किलोमीटर आएगा। यदि ध्रुव से नापेंगे तो ये 8 किलोमीटर की दूरी दिखाएगा, और यदि भूमध्य रेखा से नापेंगे यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ से नापेंगे तो इसकी दूरी कितनी आएगी? 18 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से, और ध्रुवों से कितनी है? 8 किलोमीटर। अब देखिए इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई तय करने पर, यदि इस मंडल में यानी क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाएंगे ना तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। देखिए इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई तय करने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। नीचे की तरह एरो है यानी डाउन है, यानी कम हो रहा है। तो देखिए क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान में कमी नजर आएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि यही तो मस्त पॉइंट है, इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर यानी 165 मीटर की ऊंचाई तय करेंगे, यानी 165 मीटर भूपृष्ठ से ऊपर जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। अब देखिए और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तय करेंगे तो आपको 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। देखिए 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तय करेंगे तो आपको 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। अब देखिए इस परत में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो देखिए इस परत में क्या क्या पाई जाती है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, किस चीज़ से यह मंडल बना है मिलकर। तो देखिए इस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। इस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। तो देखिए इस परत में ना धूल के कण पाए जाते हैं। तो क्या वायुयान चल सकता है, यानी हवाई जहाज जो भी ये चलता है, ये चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि धूल के कण है
धुंधला है, दिखाई नहीं देगा साफ, तो इस मंडल में वायुयान नहीं चलता है। इसी कारण समताप मंडल में चलता है। तो देखिए इस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। अब देखिए कुहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, बिजली चमकना आदि घटनाएं इसी मंडल में होती है। यानी इस मंडल में तरह तरह की घटनाएं होती है, यानी परिवर्तित घटनाएं होती रहती है, यानी घटना बदलती रहती है, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। तो देखिए एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है, जैसे दे देगा बिजली चमकना, बिजली कड़कना, मेघ गर्जना किस मंडल की घटनाएं हैं, तो आप जानेंगे तो लगाएंगे क्षोभ मंडल। तो देखिए एक बार और देखिए, कुहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, बिजली चमकना आदि घटनाएं इसी मंडल में होती है, इसीलिए इसको यानी क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो क्षोभ मंडल है ना, और जो क्षोभ मंडल है और जो इसके ऊपर समताप मंडल है ना, तो इनके बीच में 1.5 किलोमीटर की एक मोटी परत पाई जाती है जो इन दोनों को अलग करती है। उसको क्या नाम देते हैं, तो उसको कहते हैं क्षोभ स्तर। याद रखिएगा, क्योंकि यदि गहराई से मैं पढ़ा रहा हूँ तो गहराई से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन में ये नहीं देखेगा कि आपने तैयारी की है नहीं की है, समय मिला है नहीं मिला है, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उससे मतलब नहीं है। वो जो बेसिक रहेगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, वह इंक्लूड जरूर करेगा। तो देखिए क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य 1.5 किलोमीटर की मोटी परत पाई जाती है। जैसे कि ये क्या हुआ, ये क्षोभ मंडल हो गया और ये समताप मंडल हो गया। तो जब ये अलग होंगे ना, तो जैसे कि यहाँ से क्षोभ मंडल नीचे है, यहाँ से समताप मंडल ऊपर है, यहाँ से क्षोभ मंडल नीचे है, यहाँ से समताप मंडल ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में 1.5 किलोमीटर की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसको क्षोभ स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ स्तर कहते हैं। इंग्लिश में ट्रोपोपास कहते हैं। अक्सर इंग्लिश में ये शब्द देगा। तो देखिए क्षोभ स्तर कहते हैं हिंदी में, ट्रोपोपास अंग्रेजी में कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग और मंडल को देखते हैं, जैसे कि समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, और उसके बाद देखेंगे वायुमंडल का महत्व क्या है। तो देखिए समताप मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल को देख लीजिए। देखिए समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। देखिए समताप शब्द पर देखिए, शब्द पर फोकस करिए, सम प्लस ताप, यानी जो इसमें ताप होता है ना वह समान होता है। देखिए समताप 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस ताप। सम का मतलब होता है समान, ताप का मतलब तापमान, यानी तापमान समान पाए जाते हैं। यानी इस मंडल में, यानी समताप मंडल में तापमान समान पाए जाते हैं। और इस मंडल का नाम समताप क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसका एरिया था ना, इसमें तापमान समान पाए जा रहे थे, इसीलिए इस मंडल का नाम समताप मंडल पड़ा। यानी जो मान लीजिए इतना एरिया था, देखिए नीचे क्षोभ स्तर है, यानी नीचे क्षोभ मंडल है, और यहाँ तक लोगों ने, विद्वानों ने सोचा कि यहाँ तक तापमान समान है, यानी समताप, तो इसको क्या कहा गया? समताप मंडल। तो समताप मंडल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो तापमान पाए जाते हैं ना वो समान पाए जाते हैं। देखिए तापमान समान पाए जाते हैं। देखिए ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। यानी समताप मंडल 18 से 32, यानी 18 कौन था? तो 18 क्षोभ मंडल था। क्षोभ मंडल से यानी क्षोभ मंडल से 32 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, यानी 18 से 32 पाया जाता है, या आप कह सकते हैं क्षोभ मंडल से 32 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अब देखिए इस मंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। मैं आपको पहले ही कहा कि समताप मंडल में धूल के कण नहीं पाए जाते हैं, जलवाष्प नहीं पाए जाते हैं। यह सब किस में पाया जाता है? तो ये सब जैसे धूल के कण, जलवाष्प, गंदी मिट्टी, उड़ता हुआ वायु के कण, ये क्या है? वो उड़ता हुआ धूल का कण, ये क्या है? ये सब क्षोभ मंडल की बातें हैं, यानी ये सब क्षोभ मंडल में पाया जाता है। लेकिन समताप मंडल में ये सब नहीं पाया जाता है। यह मंडल वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। यह मंडल वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस मंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण नहीं पाए जाते हैं, जिसका जो जैसे मान लीजिए कि पाया जाएगा तो सुविधाजनक नहीं होगा चलाने में। वायुयान को चलाने में, उड़ान करने में क्या होगा? असुविधाजनक होगा यदि धूल के कण पाए जाएंगे। तो सुविधाजनक होता है इस मंडल में, यानी समताप मंडल में वायुयान के उड़ान का सुविधाजनक होता है। यानी
आदर्श माना जाता है क्योंकि इसमें जलवाष्प और धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। अगला है, इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसमी घटनाएं का मतलब समझ लीजिए, यदि आ गया आपके जैसे एग्जाम में मौसमी घटनाएं, तो मौसमी घटनाएं का मतलब वही होता है जैसे मेघ का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, ये सब जो बताया था क्षोभमंडल में वही मौसमी घटनाएं थी। तो देखिए इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। जलवाष्प तथा धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। जलवाष्प तथा धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। सॉरी, इसमें देखिए 2 बार लिख दिया हूँ। तो देखिए इस मंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। जलवाष्प तथा धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। चलिए हो गया। इसकी ऊपरी परत को यानी समताप मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोपाज। स्ट्रेप्टोपाज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोपाज कहते हैं। अब देखिए ओजोन मंडल को देखते हैं। ओजोन मंडल क्या होता है? जिसको इंग्लिश में ओजोनोस्फीयर कहते हैं। जिसको इंग्लिश में ओजोनोस्फीयर कहते हैं। तो देखिए ओजोन मंडल धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यानी धरातल से यदि 32 से 60 किलोमीटर की रेंज में जाएंगे तो आपको ओजोन मंडल से मुलाकात होगी। तो देखिए इसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है और इस मंडल में ओजोन गैस की अधिकता पाए जाने के कारण ही इस मंडल का नाम ओजोन मंडल रखा गया। यानी इसमें ओजोन गैस की बहुत ही मात्रा पाई जाती है, इसी कारण इस मंडल को हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। अगला चीज़ है कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानती है, फिल्टर करती है। तो देखिए ओजोन गैस का कार्य क्या हुआ? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानना। यानी देखिए ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमें सूर्य की झुलसा देने वाली किरणों से बचाती है। इसलिए इस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए ओजोन गैस है ना, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण निकलती है, जो हमारे त्वचा पर पड़कर हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, तो ओजोन गैस क्या करती है? उसको ओजोन मंडल में ही उसको क्या करती है? फिल्टर कर देती है। तो वही कह रहा है कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, हमारे तरफ नहीं आने देती है, अवशोषित कर हमें सूर्य की झुलसा देने वाली किरणों से बचाती है। इसलिए इस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग होता है। देखिए ओजोन परत की मोटाई को मापने में डाप्सन क्या है? एक इकाई है, इसी का प्रयोग होता है। अब देखिए इसे क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। यानी ओजोन मंडल को क्रोमोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अगला है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो किस अनुपात में बढ़ता है? तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि आ जाती है। यानी ओजोन मंडल में, जैसे कि मान लीजिए ये ओजोन मंडल है, मान लीजिए पूरा ओजोन मंडल है, ये ओजोन मंडल है, तो ये ओजोन मंडल का निचला सिरा है ना, ये निचली सतह है ना, इस ओजोन मंडल के निचली सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, तो आपको 5 डिग्री तापमान में वृद्धि आ जाएगी, 5 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। यानी ओजोन मंडल में, मान लीजिए आप ओजोन मंडल में पहुंच गए, ओजोन मंडल पर कदम रख दिए ना, यदि उससे 1 किलोमीटर ऊंचा जाएंगे, यानी ओजोन मंडल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई ऊपर तय करेंगे, तो आपको क्या होगा? 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगा। यही कह रहा है। तो देखिए ये रहा हम लोग का ओजोन मंडल, यानी इसको ओजोनोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं आयन मंडल को। तो आयन मंडल और वायुमंडल बहुत छोटी छोटी चीज़ें। देखिए आयन मंडल की ऊंचाई है 60 से 640 किलोमीटर। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? 60 से 640 किलोमीटर। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण आयन पाए जाते हैं। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण आयन पाए जाते हैं और आयन पाए जाने के कारण ही इस मंडल को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं कहा ना कि इन सभी के गुण के आधार पर, कार्यों के आधार पर, कार्यविधि के आधार पर इनका नाम रखा गया है। जैसे समान ताप पाया जा रहा था तो समताप मंडल, ओजोन गैस की अधिकता पाई जा रही थी तो ओजोन मंडल, यहाँ पर आयन पाए जाते हैं तो इसका आयन मंडल। यानी इनमें इसके क्वालिटी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अब देखिए इस मंडल में विद्युत आवेशित कण आयन पाए जाते हैं और इसी कारण इस मंडल को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके बेतार है, बेकार नहीं है, बेतार यानी बिना तार के
संचार माध्यमों को संभव बनाते हैं। यानी रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती है, तो आयन मंडल में पाई जाती है। सिर्फ यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा, रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती है, एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो आयन मंडल इसका आंसर होगा। देखिए रेडियो तरंगे किस मंडल में पाया जाता है, तो आयन मंडल में पाया जाता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर, यानी एक्सोस्फीयर। तो देखिए 640 किलोमीटर के ऊपरी भाग को वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी 640 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो सारा आपको वायुमंडल मिलेगा, और वायुमंडल की अंतिम छोर क्या है अभी मालूम नहीं है, कि वायुमंडल कहाँ ख़त्म हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए सबसे बाहरी परत यानी वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या है, वायुमंडल है। यानी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल के नाम से उसको जानते हैं। अब देखिए मुख्य हल्की गैसें, मैं कहा था पहले ही कि जो भारी गैसें है ना वो नीचे पाई जाती है, जो हल्की गैसें है वो ऊपर पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हल्की गैसें है ना, तो देखिए कौन कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जिनान, ये मुख्य रूप से हल्की गैसें हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये वायुमंडल में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल का महत्व, इतना सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वायुमंडल के अंतर्गत, तो आखिर में उस वायुमंडल का क्या महत्व है, उस वायुमंडल का क्या महत्व है। तो चलिए बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको देखते हैं। देखिए जगह नहीं था तो देखिए बता दे रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखिए वायुमंडल में व्याप्त गैसें पृथ्वी के लिए आवास का कार्य करती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल में व्याप्त गैसें पृथ्वी के लिए आवरण का कार्य करती है। यानी बता रहा है कि जो वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती है ना, वो पृथ्वी को ढकने में मदद करती है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन वायुमंडल का महत्व है तो इसको एक बार और रिवीजन कर देता हूँ कि वायुमंडल के अंतर्गत जितने भी गैसें हैं ना, ये पृथ्वी के चारों तरफ आवरण का कार्य करती है। क्या करती है, इसको ढकी रहती है, इसको घेरे रहती है। तो वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाने वाली सभी गैसें पृथ्वी के आवरण का कार्य करती है। अब देखिए दूसरा, वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। हम लोग अभी देखें कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है वह ओजोन गैस के कारण फिल्टर हो जाती है, जिससे हमको नुकसान नहीं पहुंचता है। यानी जो पराबैंगनी किरण आती है हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। यानी ओजोन गैस है या ओजोन मंडल के द्वारा पराबैंगनी किरण को फिल्टर किया जाता है। तो देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाली पहला क्या है, पहला महत्व देखिए ध्यान से, वायुमंडल में व्याप्त गैसें पृथ्वी के आवरण का कार्य करती है, पहला महत्व है। दूसरा महत्व है वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरी चीज़ है वायुमंडल में पाए जाने वाला अनेक गैस जीवधारी के लिए उपयोगी है। जैसे कि जीवधारी के अंतर्गत पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो कह रहा है कि वायुमंडल में जो पाई जाने वाली गैस है ना, वह जीवधारी के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पादप के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। यानी जो गैसें पाई जा रही है ना, वो जीवधारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। कहाँ, तो वायुमंडल में जो गैस पाई जा रही है वो जीवधारी के लिए, जीवधारी का मतलब मनुष्य और पादप दोनों के लिए, जीव जंतु और पादप दोनों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रहेंगे, पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रहेंगे। अब देखिए वायुमंडल नहीं तो जीवन का अस्तित्व नहीं, यानी वायुमंडल खत्म तो हम लोग भी खत्म। यानी जीवधारी का अस्तित्व तभी तक है जब तक इस पृथ्वी पर वायुमंडल है। वायुमंडल नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा आपका वायुमंडल का महत्व, यही हम महत्व है हमारे जीवन में। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रॉमिस करिए कि हर एक चीज़ आपको याद हो गया होगा। और यदि जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना, उसको कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा कि मुझे यह पॉइंट समझ में नहीं आया। यदि वीडियो अच्छा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हमेशा आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी।